बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी के इससे पहले आप 57 किस्तें सुन चुके हैं। अब 58 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। उसका जिस्म होले होले झटके खा रहा था और आंखें ट्रौने अंदाज में उबलाई थीं। गर्दन बुरी तरह एक तरफ को मुड़ चुकी थी, बल्कि ढीले ढाले से अंदाज में तकरीबन दोरी हो चली थी। उसके मुंह से झाग अब भी बह रही थी। सितारा बदस्तूर उसके साथ उलझी हुई थी और कमजोर से अंदाज में अपने पांव आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें शायद फिलहाल इतनी भी ताकत नहीं रही थी वो उस कोशिश में कामयाब हो सकती। मजमूई तौर पर यह खासा दिल खराब करने वाला मंजर था, ताहम मैंने इत्मीनान की सांस ली कि जिस बात का अंदेशा था वो टल गई थी। मैंने सितारा के पांव रकाब से और हाथ जमीन पर उलझी हुई लगाम से निकाले और उसे सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे हाथ छुड़ाया और कच्चे में उतरकर लड़खड़ाती हुई एक पत्थर पर जा बैठी। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया था। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे उसे किसी भंवर में गरकाब होते हुए जहां से आखिरी लम्हों में उतारा गया हो और उसके हवास उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसी असना में अक्म में गाड़ी रुकने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। फिल्म यूनिट के अफराद अपनी बड़ी सी वैन में बैठकर आन पहुंचे थे। सबसे पहले आफाक अली वैन से उतरा और घबराए हुए अंदाज में करीब आकर सरतापा मेरा जायजा लेते हुए बोला, आप ठीक तो हैं सर? उसके सवाल पर मैंने खुद भी अपना सरतापा जायजा लिया। मेरे सूट की सलाइयां कई जगहों से उधड़ चुकी थी। कोट की आस्तीनें तो तकरीबन अलग ही हो गई थीं। जूतों की एड़ियां टूट चुकी थीं। टाई का रुख बदल चुका था। शुक्र है वो मेरे लिए फंदा नहीं बनी थी। शक्लो सूरत और बालों का क्या आलम था, इसका भी मैं काफी हद तक अंदाजा कर सकता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने हत्तुल इम्कान पुरस्कून लहजे में कहा। तब वो सितारा के करीब पहुंचा। सितारा से भी उसने वही सवाल किया जो मुझसे कर चुका था। सितारा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो अब काफी हद तक संभल चुकी थी, तहम चेहरे पर अब भी वहशत बाकी थी। वो कदरे बदहवासी सी हंसी और बाजू और टखने सलाती हुई बोली, ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दौरान दूसरे बहुत से लोग भी वैन से उतर आए थे। सब मेरी और सितारा की खैर आफियत के बारे में पूछ रहे थे। आफाक सितारा से कह रहा था, गाड़ी में बैठो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चले। नहीं, डॉक्टर के पास जाने वाला कोई मसला नहीं। सितारा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। कुछ पट्टों में खिंचाव आ गया है, उसका इलाज मैं खुद ही घर जाकर कर लूंगी, बल्कि डॉक्टर से बेहतर कर लूंगी, और कोई मसला नहीं है। फिर उसने गहरी सांस लेकर झुरझुरी से लेते हुए मेरी तरफ देखा। अगर तुम ना आते तो मालूम नहीं मेरा क्या हशर होता। शायद वही जो अब घोड़े का हुआ है, मैंने घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसी लम्हे मेरी नजर दीनू पर पड़ी। वो घोड़े के करीब ही खड़ा फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। उसे जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो घुटनों के बल बैठा और वहशत ज़दा से अंदाज में घोड़े के मुर्दा जिस्म पर हाथ फेरने लगा, जैसे उसमें जिंदगी की रमक तलाश कर रहा हो। सर, क्या ये खुद ही गिरकर मर गया है? आफाक ने घोड़े की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं, उसे रोकने के लिए मुझे उसकी गर्दन तोड़नी पड़ी, मैंने धीमे लहजे में कहा। इसकी गर्दन? आपने? मेरा मतलब है। आफाक अली कभी घोड़े की तरफ देख रहा था और कभी मेरी तरफ। यही आलम बाकी सबका भी था। उन्हें गोया यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान, और खुसूसन मुझ जैसा सूटड बूटड और एक अमन पसंद बिजनेसमैन नजर आने वाला इंसान, किसी सरकश और बर्क रफ्तारी से दौड़ते हुए घोड़े की गर्दन तोड़ सकता है। यकीन और बेयकीनी की मिलीजुली कैफियत उनके चेहरे से आया थी। सितारा ने गोया मेरे बयान पर मोहर सब्त करते हुए कहा, आज तो अफजल साहब ने शहरी टार्जन होने का सबूत दे दिया है। फिर वो कदरे फीके से अंदाज में हंस कर आफाक से मुखातिब हुई, काश तुम ये सारा मंजर पिक्चराइज कर सकते। ये तुम्हारी फिल्म का सबसे शानदार और हकीकी सीन होता। क्या तड़ाके से गर्दन तोड़ी अफजल साहब ने घोड़े की। मुझे तो अब इनसे कुछ कुछ खौफ भी आने लगा है। अगर किसी इंसान की गर्दन इनके हाथ में आ जाए तो न जाने उसका क्या हशर होगा। वो फिर भी काफी मजबूत असाब की औरत थी। बहुत जल्द खासे संगीन जहनी जिस्मानी धचके से संभल गई थी और अब उसका रहा सा असर बातों से दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर जैसे यकलक थी, उससे कुछ याद आ गया और उसके साथ ही उसे गुस्सा भी आ गया। वो दीनू की तरफ इशारा करते हुए ब्रह्मी से बोली, ये सब इस दीनू के बच्चे का किया धरा है। क्या इसे एहसास नहीं हो सका था कि आज घोड़ा गड़बड़ कर रहा है? ये तो उस पर बैठ कर आया था। ये यकीनन अपने घोड़े की रग रग से वाकिफ होगा। इसकी हरकत सकनात को इससे ज्यादा कौन समझता होगा। उसके बावजूद उसने हमें जरा भी खबरदार नहीं किया। मुझे तो ये कोई साजिश लगती है और ये दीनू इस साजिश में शरीक है। उसे गालबन होटल में अपने ऊपर होने वाला हमला याद आ गया था। मैं पहले ही इन खतूत पर सोच रहा था। दीनू इस वक्त घोड़े की गर्दन सीधी करके अजीब से अंदाज में उसके मुंह पर हाथ फेर रहा था। मैंने यूनिट के आदमियों से कहा, घोड़े को घसीट कर कच्चे में डाल दो, कहीं कोई गाड़ी वगैरह इधर ना निकले। हम लोगों ने तो पूरी सड़क ही रोक ली है। सब सड़क छोड़कर एक तरफ हो चुके तो मैंने दीनू को आवाज देकर करीब बुलाया। वो गोया डरते डरते मेरे करीब आया। उसका चेहरा पथराया हुआ सा लग रहा था।
मगर होंठों के गोशे फड़फड़ा रहे थे। दीनू, तुम घोड़े को क्या खिला कर लाए थे? मैंने डपट कर पूछा। सुबह मैंने इसे वही खिलाया था जी जो ये हमेशा खाता था, लूसन और दूध में भीगी हुई चने की दाल। दीनू गुलगेर सी आवाज में बोला, अलबत्ता जब मैं बीवी की दुआ लेने गया था तो इसे अपने घर के करीब खुला छोड़ गया था। हमारे घर के करीब बहुत बड़ा खाली प्लाट है जी, उस पर अच्छी घास उगी हुई है। कभी कभी मैं उसे चरने के लिए वहां छोड़ देता हूँ। मेरा ख्याल है तुम सच नहीं बोल रहे हो। मैंने सख्त लहजे में कहा। घर कहाँ है तुम्हारा? स्टूडियो के करीब ही कच्ची बस्ती में रहता हूँ जी, वो बैठी बैठी आवाज में बोला। तो तुम सच नहीं बोलोगे? मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा। उसने कोई जवाब न दिया, सर झुकाए खड़ा रहा। मैंने उसे एक थप्पड़ रसीद किया, ज्यादा जोर से नहीं, बस इतना कि वो इर्द गिर्द घेरा डालकर खड़े हुए लोगों के कदमों में जा गिरा था। एक आदमी ने उसे गिरबान से पकड़कर उठाया और दोबारा मेरे सामने ला खड़ा किया। उसका एक हाथ रुखसार पर था और वो थर थर कांप रहा था। उसने मजरूह सी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में झांका। वो किसी साजशी आदमी की आंखें नहीं थी। वो जैसे अपनी बची खुची तवानाई मुजतमा करके बैठी बैठी सी आवाज में बोला, साहब जी, मैं एक गरीब और देहाती सा आदमी हूँ। साजिशें करना और उनमें हिस्सा लेना मुझ जैसे आदमी के बस की बात कहाँ। और ये जो मोती था ना जी, मेरा घोड़ा, इसके लिए तो कोई मुझे लाख रुपए भी देता तो मैं इसकी जिंदगी दाव पर नहीं लगा सकता था जी। आप इंडस्ट्री में नए नए आए हैं साहब जी, आपको नहीं मालूम कि मैं बे औलाद हूँ। मेरी औलाद ये मोती ही था जी। हम मियाँ बीवी का इकलौता बच्चा, और बच्चा भी कोई निकम्मा और नालायक किस्म का नहीं था जी। ये तो हमारा कमाऊ पुत्र था जी। उसकी आवाज आंसुओं में तहलील होने लगी थी। यह हमारे लिए कमाता था जी। हम मियाँ बीवी बूढ़े हो चले हैं, यह हमारे बुढ़ापे का सहारा था जी। इसी के सर पर तो घर की दाल रोटी चल रही थी जी। इतना सा था जी ये जब हमने इसे पाला था। उसने हाथ से इशारा करके बताया, साहब जी, आप खुद ही दिल पर हाथ रखकर बताएं, कोई किसी लालच में आकर अपने बच्चे की जिंदगी भी दाव पर लगाता है भला? कोई अपनी औलाद को अपने हाथों से कोई खतरनाक चीज खिला सकता है क्या? आपको तो पता भी नहीं साहब जी कि मोती के मरने से मुझ पर क्या गुजरी है, और जब मेरी बीवी ये खबर सुनेगी तो उस पर क्या गुजरेगी। आपको क्या पता साहब जी, हम तो लुट गए हैं, लुट गए हैं। वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगा था। उसके लहजे की सदाकत ने मुझे सुन कर दिया था। मेरे अंदर छुपे हुए मिशाक मुंसफ ने अपने तजुर्बे की बिना पर फैसला दे दिया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। बज़ाहिर मैं उसी तरह पुरसकून खड़ा था, लेकिन अंदर से एक लम्हे के लिए मैं हिल कर रह गया था। मुझसे गलती सरजद हो चुकी थी। मैंने एक बेकसूर और गरीब शख्स को मारा था जो पहले ही किसी के जुल्म का निशाना बन चुका था। तहम मैंने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया और लोगों को एक तरफ हटने का इशारा करते हुए कहा, मैं जरा घोड़े का मुआयना करना चाहता हूँ। लोगों ने मेरे लिए फौरन रास्ता छोड़ दिया। मैंने घोड़े के करीब पहुंचकर घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उसका मुआयना किया। उसकी जिल्द साटन नामी कपड़े की तरह मुलायम हो रही थी। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत घोड़ा था, लेकिन अब उस पर मौत की बदसूरती गालिब आ चुकी थी। उसका एक पहलू बुरी तरह मिट्टी में लुढ़क चुका था, लेकिन उसके जिस्म का जो साफ हिस्सा नजर आ रहा था उस पर मुझे वो निशान नजर आ गया जिसकी मौजूदगी का मुझे पहले ही खतरा था। हाथ फेरने पर मुझे उसके कोहले पर एक नन्हा सा उभार महसूस हुआ, और जब मैंने जरा और तवज्जो से उस जगह का मुआयना किया तो मुझे एक नहायत नन्हा सा सुराख भी नजर आ गया था। घोड़े को यकीनन किसी सुई से इंजेक्शन लगाया गया था। मैं एक गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। दिनू बता चुका था कि वो जब बीवी की दवा लेने गया था तो घोड़े को घर के करीब खुले सब्जार में चरने के लिए छोड़ गया था। घोड़े को इंजेक्शन लगाने का काम गालबन उसी दौरान अंजाम दिया गया था। मवेशी को इंजेक्शन लगाने के लिए वैसे भी सिर्फ 2-3 सेकंड दरकार होते हैं। हैरान कुन बात यह थी कि जिस किसी ने भी ये कदम उठाया था उसे हमारे मुकम्मल प्रोग्राम और शेड्यूल का इल्म था, और उसने लम्हा बलम्हा वक्त का तयन करते हुए ये सब कुछ किया था। तभी तो वो मतलूबा नताज हासिल करने की तवक्का रख सकता था, वरना तो वक्त जरा सा आगे पीछे होने से उसकी सारी मेहनत जाया हो सकती थी। वो कौन हो सकता था? इस सिलसिले में अब मेरा यकीन भी कुछ मुतजलजल होता जा रहा था। मैंने आफाक की तरफ मुड़ते हुए कहा, मेरा ख्याल है आज शूटिंग कैंसिल ही कर दो, बदशुगनी सी हो गई है। मैं अब जा रहा हूँ। तुम जिस तरह मुनासिब समझो शूटिंग का कोई दूसरा शेड्यूल बना लेना। मैं कोशिश किया करूंगा कि हर शूटिंग के आगाज में कम अज कम चंद मिनट के लिए जरूर आ जाया करूं। यह अब जरूरी मालूम होने लगा है। फिर मैंने सितारा की तरफ मुड़ते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चलो, जहाँ कहोगी मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। पदफी में सारी लाते हुए बोली, बाग में मेरी गाड़ी खड़ी है, मुझे उसी में जाना पड़ेगा, और फिर अभी स्टूडियोज में मेरी 2 सीटों पर शूटिंग भी है। ठीक है, मैंने सरसरी से लहजे में कहा और दीनू की तरफ देखा। वो बगलों में हाथ दिए खड़ा था और दुखी और अफसुर्दा नजरों से अपने मुर्दा घोड़ी की तरफ देख रहा था। मैंने आवाज देकर उसे करीब बुला लिया। वो झिझकता हुआ आया। वो गालबन पूरी कोशिश कर रहा था कि उसकी आंखें हर तासुर से आरी रहे, लेकिन मैं देख सकता था कि उन आंखों की गहराइयों में मेरे लिए नापसंदीदगी के साए थे। देखो दीनू, मैंने मुलायमत से कहा, तुमने जो कुछ कहा मुझे उस पर एतबार आ गया है।
मोती तुम्हें जितना अजीज था उसका अंदाजा करते हुए तुम्हें मोती का कोई नेमुल बदल तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारा माली मसला किसी हद तक हल करने के लिए थोड़ी सी कोशिश कर सकता हूँ। तुम कल मेरे स्टूडियो वाले दफ्तर में आकर अफाक साहब से 10,000 रुपए ले लेना और रोजगार की कोई तदबीर कर लेना, ठीक है? उसके तासरात बदल गए। आंखों में छुपी हुई नापसंदीदगी की परछाइयां मादूम हो गईं। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, और मैंने तुम्हें जो थप्पड़ मारा उसके लिए मैं तुमसे मुआफी चाहता हूँ। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। अंदाजे की गलती इंसान से हो ही जाती है। मामला ही कुछ ऐसा था। आप माई बाप है सरकार। वो हाथ जोड़कर बोला, 2 थप्पड़ और मार ले, हमारा जी तो इसमें खुश हो गया। सरकार के आपके दिल में गरीबों का दर्द और एहतराम तो है। आपने मेरी इज्जत बढ़ा दी है जी। अब तो आप पैसे ना भी दें तब भी मेरा दिल आपकी तरफ से साफ है। उसके लहजे में वाकई मुसर्रत झलकने लगी थी। कभी कभी एक इंसान का जरा सा सरनिगूं होना, जरा सी फरागदिली का मुजाहरा करना किसी दूसरे दिल शिकस्ता अज़ुर्दा इंसान के लिए कितनी खुशी का बाइस बन जाता है। नहीं, तुम रकम जरूर आकर ले जाना, मैंने मुलायमे से कहा। फिर एहतियातन बराह रास्त आफाक को भी हदायत कर दी कि वो दूसरे दिन दीनू को 10,000 रुपए जरूर दे दे। जाते जाते एक बार फिर मैंने सितारा की तरफ मुड़ते हुए पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम आज शूटिंग कर सकोगी? हाँ, वो मुस्कुराई। मैं इस हादसे से संभल चुकी हूँ। मैं इतनी कमजोर नाजुक मिजाज औरत नहीं हूँ जो इस किस्म के हादसों से मुतासर होकर बिस्तर पर जा लेटूं। बहुत खूब, जिंदाबाद बहादुर औरत। मैंने उसे सल्यूट किया और वह हंस दी। मैं सबको खुदा हाफिज कहकर अपनी कार में आ बैठा, जिसका इंजन अभी तक स्टार्ट था और दरवाजा खुला हुआ ही था। वापसी पर तमाम रास्ते मेरा ज़हन उसी वाक़े में उलझा रहा। मामला कुछ नाकाबिले तवज्जा होता जा रहा था, लेकिन घर पहुंचने तक मुझे वक्ती तौर पर इस मसले को जहन से झटकना पड़ा। दूसरी बहुत सी बातें, बहुत से काम उससे ज्यादा तवज्जा तलब थे, उससे कहीं ज्यादा बड़े और ज्यादा अहम काम। अगर मैं छोटे मोटे मसाइल में उलझ जाता तो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने का खतरा था, और फिलवक्त मैं इस दौड़ में सुस्त होना नहीं चाहता था। घर पहुंचकर मैंने गुस्ल के बाद लिबास तब्दील किया और एक बार फिर अपने ऑफिस जा पहुंचा। 4 बजे मेरी नैरोबी से आई हुई एक पार्टी से मुलाकात तय थी। ये सस्ते कपड़ों की खरीदार पार्टी थी और इससे मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की तवक्को थी। रात को उन्हीं के साथ डिनर था। 4 बजने ही वाले थे। मैं चाहता था कि मुलाकात से पहले मेरी सेक्रेटरी मुझे उस खत्तो किताबत के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दे जो उस पार्टी के और हमारे दरमियान हो रही थी। चुनाचे दफ्तर जाते ही मैं ऐसा मसरूफ हुआ कि वो वाकया मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। दूसरे दिन नए बखेड़े थे और नई मसरूफियात। तीसरे दिन जरा सा सांस लेने की फुर्सत मिली तो फिर आफाक का फोन आ गया। वो किसी और सीन से शूटिंग शुरू कर रहा था और मेरी ही हदायत के मुताबिक उसने मुझे इसलिए मुतल्ला किया था कि मैं खा चंद मिनट के लिए ही सही लेकिन सेट पर जरूर पहुंच जाऊं। इस बार शूटिंग स्टूडियो ही में थी। मैं जा पहुंचा। इस बार जो वाकया पेश आया उससे जो कुछ भी नुकसान पहुंच सकता था उसे रोकने में मेरा कोई किरदार नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा सेट पर पहुंचना अच्छा रहा। कम अज कम वो वाकया मैंने अपनी आंखों से तो देख लिया। ये छोटी छोटी बातें मेरे लिए अपने जहन के कंप्यूटर में महफूज कर लेना बहुत जरूरी था, ताकि जब कभी हिसाब किताब का वक्त आए तो सारा हिसाब सही तरह चुकाया जा सके, कोई कमी न रह जाए। सेट एक हवेली का था। यह हवेली सितारा की फिल्मी बाप की थी जो किसी बहुत बड़े कबीले का सरदार था। मंजर किसी दरबार या पंचायत का सा था। कबीले के कुछ लोग अपने सरदार के पास शिकायत लेकर आए थे कि उनकी सरकश और जंगजू की जम की बेटी घोड़े या जीप पर सवार होकर जिधर निकल जाती है तबाही फैला देती है, खेतों को रोन डालती है और जंगली जानवरों के साथ साथ लोगों के पालतू जानवरों का भी शिकार कर डालती है। कोई जरा भी उसे समझाने की कोशिश करे तो चाबुक से उसकी पिटाई कर देती है, वगैरह वगैरह। इस शिकायत पर सरदार वजाहत और जवाब तलबी के लिए अपनी बेटी यानी सितारा को दरबार में बुलाता है। मैं जब सेट पर पहुंचा तो रिहर्सल हो रही थी। सितारा इधर उधर टहल कर अपने मुकालमे याद कर रही थी। सेट आखिरी मराहिल से गुजर चुका था, लेकिन सेट डिजाइनर अभी उसका जायजा ले रहा था। कहीं कहीं वो अपने आदमियों को एक आध कील ठोकने, थोड़ा बहुत रंग फेरने या कहीं कागज चिपकाने की हदायत कर रहा था। जितनी बुलंदी पर आमतौर पर किसी कमरे की छत होती है उतनी बुलंदी पर लोहे की पट्टियों का जाल सा बनाया गया था और उस जाल के मुख्तलिफ गोशों में बड़ी बड़ी लाइट्स फिट थीं। एक लाइट मैन उस जाल पर चढ़ा बैठा था। वो आयरन की पट्टियों पर बंदर की तरह पांव रखता हुआ कभी एक तरफ जाता और कभी दूसरी तरफ। वो मुख्तलिफ लाइटों के जाविये दुरुस्त कर रहा था। कभी वो यकलख्त नारा मस्ताना के से अंदाज में आवाज बुलंद करता, लाइट और नीचे मौजूद कोई शख्स लाइट ऑन कर देता, ऊपर वाला लाइट में रोशनी का जाविया चेक करता और हांक लगाता, लाइट ऑफ। मेरे बैठने पर सेट पर कदरे खामोशी छा गई। सितारा ने कदाए खास से दूर ही से मुझे सलाम किया और दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। उस वक्त वो नेवी ब्लू जीन्स में थी। पेशानी पर उसने एक सुर्ख पट्टी भी लपेट रखी थी। आम बेल्ट की जगह उसने बाकायदा गोलियों वाली पेटी और होल्स्टर लपेटा हुआ था, जिसमें रिवाल्वर भी झोल रहा था जो कालबन नकली था। आफाक के किसी असिस्टेंट ने मेरे लिए एक सोफे के झाड़ फूंक की और दौड़कर मेरे लिए कहीं से कोल्ड ड्रिंक ले आया।
अभी मैंने कोल्ड ड्रिंक की पहली ही चुस्की ली थी कि एक जोरदार धमाका हुआ। सेट पर मौजूद तकरीबन सभी अफराद चौंक पड़े। सितारा की तो चीख ही निकल गई थी, क्योंकि धमाके की वजह उसके ऐन करीब ही आ गिरी थी। दरअसल एंगल आयरन की एक पूरी पट्टी टूटकर नीचे आ गिरी थी, जिसके दोनों सिरों पर 2 बड़ी लाइट्स लगी हुई थी। लाइट्स काफी वजनी मालूम होती थी और फिर उनके साथ एंगल आयरन का जो तकरीबन 1 फुट चौड़ा जाल सा बना हुआ था, उसका भी वजन था। बल्बों से मुंसलिक फाजल तार भी नीचे तक लाइटों के साथ ही खिंचाई थी। लाइट्स के शीशे और बल्ब धमाके के साथ चिकनाचूर हो गए थे। ये पट्टी सितारा से सिर्फ 1 कदम के फासले पर आकर गिरी थी। सितारा टहल ठहर कर मुकारमे याद करते हुए अगर मजीद 1 कदम भी बढ़ा चुकी होती तो शायद ये पट्टी उसके सर पर ही गिरती, और मेरे अंदाजे के मुताबिक उसका वजन इतना जरूर था कि सितारा की मौत भी वाकई हो सकती थी, वरना उसे खतरनाक हद तक चोट तो जरूर आती। मैं गालबन वाहिद शख्स था जो धमाके का सुनकर चौंका जरूर, लेकिन उछला नहीं। मेरी नजर फौरन ऊपर गई। लाइटमैन दम बखुद ऊपर बैठा था। जाल की पट्टी गिरने से जो खला पैदा हुआ था, लाइटमैन की एक टांग उस खला में से झूल रही थी। उसके चेहरे पर हैरत और खौफ गोया मुंजमद होकर रह गया था, और मुझे यकीन था कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ कि सदाएं हर तरफ से बुलंद होने लगी। आफाक ने सितारा को बाजुओं से पकड़कर एक तरफ कुर्सी पर बिठा दिया। वो मेरी तरफ देखकर फीके से अंदाज में मुस्कुराई और फंसी फंसी सी आवाज में बोली, आज फिर बाल बाल बची हूँ, इत्मीनान रखो। मैंने पुरस्कून लहजे में कहा, कुदरत ने तुम्हारी जितनी जिंदगी लिख दी है, कोई उसमें 1 लम्हे की भी कमी नहीं कर सकता। मैं उठकर आगे बढ़ा और आहनी जाल के टूटे हुए हिस्से का मुआयना करने लगा। आफाक इस दौरान लाइटमैन को नीचे बुला चुका था और उससे पूछगिछ कर रहा था, क्यों बे, क्या किया था तूने जो लाइटें नीचे गिर पड़ी? मुझे तो कुछ पता नहीं चला सर जी, लाइटमैन बुखलाए हुए लहजे में बोला। मैंने तो अभी उस पट्टी पर एक ही पांव का वजन डाला था कि ये पांव के नीचे से निकल गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनके सवालों जवाब की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मुझे मालूम था कि उसका कोई फायदा नहीं था। लाइटमैन अगर मशकूक आदमी होता तो ऐन हादसे के वक्त उस आहनी जाल पर टंगा न रहता, और अगर वो वाकई किसी साजिश में शरीक था तो फिर उसका वार खाली नहीं जा सकता था। वो देखभाल कर ऐन मौजू वक्त पर आहनी पट्टी गिराता जब सितारा उसकी जद में होती। मैं नीचे गिरी हुई पट्टी का जायजा ले चुका था। इशारे से स्टूल नुमा सीढ़ी अपने करीब मंगवाई और उस पर चढ़कर उस जगह का जायजा लिया जहां से पट्टी टूट कर गिरी थी। जायजे के बाद कम अज कम इस बात की तस्दीक हो ही गई थी कि आहनी पट्टी का गिरना महज इत्तेफाक नहीं था। वो पट्टी दोनों तरफ वेल्डिंग के जरिए जाल से जुड़ी हुई थी और दोनों तरफ सिर्फ 1-1 इंच हिस्सा वेल्डिंग शुदा था। उस हिस्सों को लोहा काटने वाली आरी के जरिए तकरीबन पूरा का पूरा काट दिया गया था, बस बराए नाम जुड़ा रहने दिया गया था। लाइटमैन का पांव पड़ते ही वो पट्टी मुकम्मल तौर पर अलहदा होकर गिर पड़ी थी। जिस किसी ने भी ये तरीका सोचा था वो बहुत दूर की कौड़ी लाया था। जरूरी नहीं था कि आहनी पट्टी और लाइट सितारा ही के सर पर गिरती। बहरहाल जिस पर भी गिरती, ज्यादा इम्कान यही था कि वो हमारी ही फिल्म कंपनी का आदमी होता, और उस किस्म के हादसों से कंपनी के काम और साख दोनों को जो नुकसान पहुंचा करता है वो हमें उठाना पड़ता। मैं स्टूल नुमा सीढ़ी से उतर आया। आफाक अब भी सख्त लहजे में लाइटमैन से पूछगिछ कर रहा था। मैंने आफाक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसके साथ मगज खपाने का कोई फायदा नहीं, ये किसी और का काम ही मालूम होता है। मेरी ये बात सुनकर लाइटमैन ने गोया इत्मीनान की सांस ली। स्टूडियो मैनेजर उस वक्त शायद कहीं करीब ही मौजूद था और उसे इस वाक़े की इत्तला मिल गई थी। वो कुछ घबराया हुआ फ्लोर पर आया। मैं तो इसे पहचानता ही नहीं था। आफाक ने मुझे बताया, सर ये नसीम साहब हैं, इस स्टूडियो के मैनेजर। क्या हुआ आफाक साहब? उसने तशवीशज़दा लहजे में पूछा। आफाक ने उसे बताया और जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो मैंने कहा, इस पट्टी को आरी के जरिए काटा गया था। इससे जाहिर होता है कि इस स्टूडियो में शूटिंग करना कुछ ज्यादा महफूज नहीं है। किसी भी वक्त किसी फिल्म की कास्ट साजिश का शिकार हो सकती है और किसी वक्त भी कोई हादसा पेश आ सकता है। मेरे लहजे में गैर इरादी तौर पर बेपनाह सख्ती और सर्दमेरी दराई थी। मैनेजर यूं तो खासा दरस्त मिजाज और चलता पुर्जा मालूम होता था, लेकिन मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की तो कुछ गिड़बिड़ा सा गया था और माजरत ख्वाना लहजा इख्तियार करते हुए बोला, सर मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों कर हुआ। स्टूडियो में आज तक ऐसा हादसा नहीं हुआ। लोहे का ये जाल इतना बोसीदा भी नहीं है। उसने ऊपर देखा और अगर इसे आरी से काटा गया है तब भी उसके बारे में कोई अंदाजा जाहिर करना बहुत मुश्किल है कि ये किसका काम हो सकता है। स्टूडियो में सैकड़ों मुलाजिम हैं और सब ही आजादाना इधर उधर आते जाते रहते हैं। वो उलझन जदा से अंदाज में एक लम्हे के लिए खामोश होने के बाद बोला, लेकिन आखिर किसी को इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत पड़ी थी? ऐसी क्या दुश्मनी थी किसी को आप लोगों से? अंदाज खुद कलामी का सा था। उसने किसी को खास तौर पर मुखातिब नहीं किया था। हमें भी यही जानने का इश्तियाक है और हम अपने तौर पर जानने की कोशिश भी करेंगे। मैंने खुश्क लहजे में कहा, अगर आप पसंद करें तो इस वाक़े की रिपोर्ट
पुलिस में दर्ज करवा दी जाए। मैनेजर बोला, फिलहाल हम उसकी जरूरत महसूस नहीं करते। मैंने बदस्तूर खुश्क लहजे में कहा, ठीक है, मैं लाइटमैन से कह देता हूँ कि वो अच्छी तरह पूरे आहनी जाल के तमाम जोड़ और नट बोल्ट वगैरह का जायजा ले ले। उसके बाद अगर आप मुनासिब समझें तो शूटिंग जारी रखें। आपको जितना भी एक्स्ट्रा टाइम दरकार हो आप लगाएं, हम उसका किराया चार्ज नहीं करेंगे। मैनेजर ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए और लाइटमैन को हदायत देने के बाद रुखसत होते हुए कहा, शूटिंग जारी रखनी है? मैंने आफाक से पूछा, हाँ, आज तो हम ये सीन करके ही छोड़ेंगे, अलबत्ता सितारा से पूछना पड़ेगा। वो सितारा की तरफ मुड़ते हुए बोला, क्यों मैडम, आपकी हिम्मत जवाब तो नहीं दे गई? वो मुस्कुराया, मैडम इतनी कम हिम्मत नहीं है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। सितारा संजीदगी से बोली, अलबत्ता जो डायलॉग मैंने इतनी मुश्किल से याद किए थे वो एकदम दिमाग से निकल गए हैं। अब थोड़ा वक्त और लगेगा और अब मैं टहल टहल कर नहीं, आराम से एक कोने में बैठ कर याद करूंगी। वो स्क्रिप्ट संभाल कर यूं एक कुर्सी पर बैठ गई, गोया स्कूल की कोई तालबा सबक याद कर रही हो। दो लाइटमैन ऊपर चढ़कर आहनी पट्टियों का मुआयना कर रहे थे। काफी देर बाद जाकर बिलाकर शूटिंग शुरू होने की नौबत आ ही गई, जो मेरे लिए बड़ा बोर काम था। बार बार रीटेक्स होती थी। एक मुकालमे के लिए कैमरा कभी स्टार्ट होता था, कभी बंद, कभी लाइटों के जाविये तब्दील होते थे और कभी कैमरे की जगह कभी सितारा मुकालमे में कोई छोटी मोटी गलती कर जाती थी और कभी कोई दूसरा अदाकार। कुछ देर बाद मैं बोर हो गया। वैसे भी मुझे इत्मीनान हो गया था कि शूटिंग बगैर किसी गड़बड़ के जारी रह सकेगी। चुनाचे मैंने आफाक, सितारा और दीगर लोगों को खुदा हाफिज कहा और वहां से रुखसत हो गया। फ्लोर से बाहर आते वक्त मैं सोच रहा था कि यही वो शूटिंग्स थीं जिन्हें देखने की हसरत में, लड़कपन में हम गोया मरे जाते थे। अगले एक माह में मैं बेहद मसरूफ रहा। मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा था। टेक्सटाइल के 2 कारखाने भी मैंने पिछले दिनों खरीद लिए थे, जिनके मालकान हर जतन करके थक गए थे मगर वो चल कर नहीं देते थे। लेबर ने उनके नाक में दम किया हुआ था। मैंने ये कारखाने खरीदने से पहले उनके हालात का बहुत गहराई से मुशाहिदा किया था, अपने साथियों से मशवरे किए थे। मिलाकर हम उस नतीजे पर पहुंचे थे कि बाज़ जगह सेठ लोग मजदूरों का इस्तेहसाल करते हैं और हर तरीके से उन्हें उनके हकूक से महरूम रखते हैं, लेकिन बाज़ जगह वर्कर भी ज्यादती कर रहे हैं और मालकान को कमजोर पाकर उन्हें तंग करते रहते हैं और दर हकीकत मजदूर लीडरों के बहकावे में आकर अपना ही नुकसान करते रहते हैं, अपने इबाओं पर कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। उन दोनों कारखानों में मेजर शेयर्स 2 भाइयों के थे और मैंने देख लिया था कि उन कारखानों के मामलात को थोड़ी सी सख्ती और ताकत से चलाने की जरूरत है और कोई खास खराबी नहीं है। चुनाचे ये दोनों यूनिट मैंने खरीद लिए थे और कुछ ही अरसे में सब ठीक ठाक हो गया था। उन कारखानों की वजह से भी मेरी मसरूफियत में इजाफा हो रहा था। उधर कराची में भी सिलसिले बहुत फैल गए थे। वहाँ होटल का काम भी बहुत प्रोग्रेस में था। सेठ करामत हमारे साथ बहुत सेट चल रहा था। वो समझ गया था कि हम शरीफों के साथ हद से ज्यादा शरीफ हैं और हमसे बदमाशी करके कोई बच के नहीं जा सकता था। उसने महसूस कर लिया था कि हमारे साथ शराफत से चलने में फायदा ही फायदा था। वहाँ होटल की तामीर के सिलसिले में इब्तदाई मराहिल बड़ी तेजी से तय हो रहे थे। ऊपर से सेठ रमजान ने शिप ब्रेकिंग के काम में मेरा कुछ सरमाया फंसा दिया था। मेरी तरफ से कायम होने वाली कंपनी ने यूनान से जो पहला ही नकारा जहाज खरीदा, उसकी ब्रेकिंग के दौरान ही 2 जहाज और आ गए और उनमें जबरदस्त मुनाफा हुआ। लाहौर और कराची दोनों जगह मेरे ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के छोटे बड़े सभी यूनिट शानदार मुनाफा दे रहे थे और उससे अच्छी बात यह थी कि मेरा तमाम कारोबार बगैर कर्जों के चल रहा था। वरना कारोबार की दुनिया में होता यह है कि बाज बहुत बड़े और मुस्तहकम नजर आने वाले कारोबारी इदारे अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं और उन कोई सेल वैल्यू नहीं होती, यानी अगर उन्हें फरोख्त किया जाए तो उन पर कर्जे और सूद ही इतना निकल आता है कि फरोख्त करने वाले के हाथ कुछ भी नहीं आता। लेकिन मेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत से दूसरे ग्रुप्स के मुकाबले में छोटा होने के बावजूद मुस्तहकम और ठोस था। जरूरत पड़ने पर मुझे बैंकों और दूसरे मालियाती इदारों से बहुत बड़े बड़े कर्ज भी मिल सकते थे। कारोबार की दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे थे जो उस सहूलत से फायदा नहीं उठाते थे, बल्कि बहुत बड़े बड़े सेठ जिनका अपना कारोबार करोड़ों में था अपने कारोबार जानबूझकर कर्जों में चला रहे थे। किस्सा मुख्तसर ये कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक कारोबार इतना फैल फूल गया था कि मैंने जेर जमीन धंधे तकरीबन मुकम्मल तौर पर ही समेट दिए थे। वो महीना बहुत ही मसरूफ गुजरा। मुझे सोने के लिए भी बहुत कम वक्त मिलता था। उस दौरान अमेरिका का भी एक चक्कर लगाना पड़ा। बेवरली बिल्स में उस कंपनी का दफ्तर था जिसके नाम पर हम होटल बनाना चाह रहे थे। मैं गया तो फिर इजाजतनामा लेकर ही आ गया था, गो के ये इजाजतनामा मशरूत ही होता है। होटल की तामीर के बाद कंपनी का वफद आकर मुआयना करता है होटल का मायार क्या है, फिर उसकी सहूलियात और मायार के मुताबिक ही उसे 5 स्टार या 4 स्टार का ग्रेड दिया जाता है। बहरहाल असल मरहला तो तय हो ही गया था, बाकी कामों का इनिसार तो खुद हम पर था। होटल के लिए साइट पहले ही मौजूद थी, जमीन का बयाना हम दे चुके थे। इजाजत मिलने के बाद हमने सौदा फाइनल कर दिया और तामीर के इंतजामात शुरू कर दिए। मुख्तलिफ कंपनियों से मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में टेंडर तलब करने का सिलसिला जारी था और हर रोज की रिपोर्ट रात को मुझे फोन पर मिलती थी। उन हालात में जाहिर है फिल्म की तरफ से मेरा ध्यान हट गया था। एक दिन जबकि मैं कराची का एक
रोजा दौरा करने के बाद वापस आकर दोपहर के वक्त दफ्तर पहुंचा ही था। मेरी सेक्रेटरी ने इतला दी कि आफाक और सितारा मुझसे मिलने आए हैं। मैं समझ गया कि कोई खास बात ही हो सकती थी जो वो दोनों इकट्ठे मेरे दफ्तर आए थे।